फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। डैश इज द कंडीशन ऑफ बीइंग अरेंज्ड इन सोशल स्ट्रेटा और क्लासेस विद इन अ ग्रुप, यानी डैश एक समूह के भीतर सामाजिक स्तर या वर्गों में व्यवस्थित होने वाली स्थिति है। देखो इसमें ना क्वेश्चंस इस तरह के होंगे, एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो सीटेट में नहीं आता, जैसे इस तरह का ये वाला क्वेश्चन हो गया। अदरवाइज आईसीटी भी पूछ सकता है, जनरली तो नहीं आता है ना। तो आईसीटी और ये वाले दो तरह के इस तरह के टॉपिक हैं जो सीटेट में कम उम्मीद है आने की, बट बाकी जगह पे पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं एडवांस में बता रही हूँ कि आईसीटी के क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ सकते हैं, बट किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको समझिएगा। ए ऑप्शन कह रहे हैं 41% लोग। देखो ये ना आंसर हो गया आपका गलत। डैश इज द कंडीशन ऑफ बीइंग अरेंज्ड इन सोशल स्ट्रेटा और क्लासेस। क्लासेस में अरेंज करना या स्ट्रेटा में अरेंज करना एक ग्रुप के अंदर कि भाई इतने से इतने इनकम ग्रुप वाले हाई क्लास में आएंगे, इतने मिडिल क्लास में आएंगे, इतने लोअर क्लास में आएंगे, इसको हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। स्ट्रेटा वाइज डिवाइड करना, विभाजित करना। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। सामाजिक स्तरीकरण कहेंगे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहेंगे इस चीज को हम। इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म है, ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से अपने मन से कुछ भी कह देंगे। सोशल क्लासिफिकेशन नहीं कहते, स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, जो ये क्लासेस का डिवीजन है आर्थिक रूप पे या सोशल क्लासेस के बेसिस पे अगर हम कह रहे हैं तो ये हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहलाएगा। राइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। देखिए फटाफट से, ये कहता है इट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और सर्विस फंक्शंस फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट ओनरशिप और कंट्रोल एंड द ओपनिंग ऑफ द क्लोज्ड एरियाज टू प्राइवेट सेक्टर ओनली। ये भी थोड़ा सा अतरंगी सा क्वेश्चन है ना, D+B में आया हुआ है, तो स्पेशली आप लोग तो जरूर ध्यान से देखिएगा जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन में क्या गिवन है देखेंगे। अगर हम बात करें तो ये कहता है कि इट रेफर्स टू, यानी यह एक प्रोसेस है, टू द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और सर्विस, यानी संपत्ति और सर्विस का ट्रांसफर फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट ओनरशिप। पब्लिक यानी गवर्नमेंट के हाथ में, पब्लिक टू या पब्लिक के हाथ में, टू प्राइवेट ओनरशिप किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक कंपनी के हाथ में जाना, इसको हम सिंपली प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। जब पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर में चीजें जाती हैं, जैसे रेलवे की बात हो रही थी, जैसे और बहुत सारी चीजें हम देश में देखते हैं आज के टाइम पे, ठीक है, तो इसको प्राइवेटाइजेशन कहेंगे जब पब्लिक अथॉरिटी से चीजें प्राइवेट डोमेन में चली जाएं, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी या व्यक्ति को चली जाएं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, निजीकरण कहेंगे इसको चीजों का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वन वर्ड स्टेज इन लैंग्वेज एक्विजिशन इज नोन एज। अब ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, आपको हर जगह काम आएगा, सीटेट में भी। अब तक के जो 2 क्वेश्चन थे वो सीटेट के लेवल के नहीं थे। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं आज, मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं आज। इसमें से कुछ क्वेश्चन आज ऐसे हो सकते हैं जो सीटेट के लेवल के ना हो, इसलिए मैं आपको एडवांस में बता रही हूँ। अदरवाइज तो जिन भी क्लासेस में नहीं बताया दैट मीन्स वो सब काम का ही है आपका। ठीक है, अगर हम बात करें वन वर्ड स्टेज इन लैंग्वेज एक्विजिशन इज नोन एज, भाषा अर्जन में एक शब्द चरण को क्या कहेंगे? जब बच्चा एक शब्द बोलना सीख जाएगा, ये होता है 1 साल से 1.5 साल के बीच में कि बच्चा आपका एक शब्द क्लियर बोलने लगता है। मैंने कल आपको स्टेजेस भी बताई थी कि 6 हफ्ते में बच्चा क्विंग करने लगेगा, 6 हफ्ते में यानी 1.5 महीने में। 6 महीने में वो आपका बैबलिंग यानी वन वर्ड वन सिंगल सिलेबल वर्ड है बा मा, वो करने लगेगा। बैबलिंग यानी बलबलाना, क्विंग यानी कूकना। 6 महीने के बाद 1 साल से 1.5 साल के बीच में बच्चा क्या करने लगेगा? आपका एक शब्द क्लियर बोलने लगेगा, बाबा, पापा, पानी, पेन, कुछ भी। और 1.5 से 2 साल में वो 2 शब्दों को जोड़ के एक नया शब्द बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, और फिर उसके बाद लॉन्गर अटरेंसेस, 2 साल के बाद तो पूरी भाषा सीखेगा। आप लोग आंसर कर रहे हैं सी, क्विंग स्टेज। क्विंग स्टेज वन वर्ड स्टेज नहीं होती, आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। जब मैंने कहा था क्विंग तो मैंने कल आवाज भी निकाल के दिखाई थी कि क प, कुछ भी आवाज ऐसी सी, कोई भी आवाज जिसका कोई मतलब ही नहीं है। वन वर्ड कहां से हो गया ये? इसका तो आवाज भी ऐसी है जिसका मतलब ही नहीं है, तो वन वर्ड तो दूर दूर तक नहीं है। टेलीग्राफिक होता है जब आप 2 शब्दों को जोड़ के नया सेंटेंस बना दें, 2 वर्ड्स को आपने कंबाइन किया और एक नया सेंटेंस बना दिया। ठीक है, तो टेलीग्राफिक तो वो हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। मोनो स्टेज कुछ ऐसा होता नहीं है यहाँ पे। होलोफ्रेस्टिक स्टेज बोलते हैं इसको, वन वर्ड स्टेज को होलोफ्रेस्टिक स्टेज बोलते हैं। ये हम ध्यान रखेंगे कब होगी? 1 से 1.5 साल, मतलब 12 महीने से 18 महीने के बीच। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। विनोद इज टीचिंग मैथमेटिक्स इन अ प्राइमरी स्कूल। विनोद एक टीचर हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं प्राइमरी स्कूल के अंदर, यानी 1st to 5th में, प्राथमिक विद्यालय में। चूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज लेसन। तो मैथ्स पढ़ाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा होगा इस लेसन का, इस पाठ योजना का, ये बताइए आप।
है ना, फटाफट से बताइए। कई लोगों के सर में दर्द हो रहा होगा आजकल के क्वेश्चंस, कल से नॉर्मल करेंगे, चलो थोड़े बिल्कुल सीटेट को ध्यान में रखते हुए देखिएगा एक बार। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, एक तो ये फोन इतना बजता है, मन करता है किसी को दान में दे दूं, बट काम चलता नहीं है ना। चलिए देखिएगा एक बार, अगर हम बात कर रहे हैं विनोद क्या है मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं प्राइमरी स्कूल में, और सबसे महत्वपूर्ण लेसन प्लान का हिस्सा उनके क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है, और कुछ लोग तो इतने महान होते हैं कि आपने अगर एक बार फोन कट किया तो उनको बिल्कुल ये समझ नहीं आता कि आप फोन नहीं उठा सकते, तो इसलिए आपको डालना पड़ेगा फ्लाइट मोड पे। खैर आ जाओ वापस से, अगर हम बात करें तो विनोद क्या है मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं प्राइमरी स्कूल में। चूज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज लेसन प्लान, आपको इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट चूज करना है। आप कह रहे हैं डी ऑप्शन, यानी 89% लोग डी ऑप्शन कह रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है गिविंग चिल्ड्रन एक्स्ट्रा होमवर्क, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जी नहीं। फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जी नहीं। राइटिंग एक्टिविटीज एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर फर्दर रेफरेंस, चलो समझ में आता है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स थ्रू इंडक्टिव मेथड, सबसे ज्यादा जो एक्टिव है बच्चा वो है यहाँ डी ऑप्शन में, कि आप क्या है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी आप बच्चे को दे रहे हैं कि वो इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करके खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाए। इंडक्टिव में क्या है, एग्जाम्पल टू रूल जा पाए, तो बच्चे एग्जाम्पल से जब रूल खोजने तक जाएंगे दैट मीन्स वो एक्टिव होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहां है, डी ऑप्शन में है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, यानी कौन सा एक जो तत्व है वो महत्वपूर्ण नहीं है या आईसीटी के अंदर नहीं आता। आईसीटी कल भी हमने डिस्कस किया था, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी आप एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए, चाहे वो ये स्मार्ट बोर्ड हो, चाहे कोई आप पीपीटी देख रहे हो, चाहे किसी भी तरह से टेक्नोलॉजी का यूज यदि एजुकेशन में हो रहा है तो ठीक। तो कौन सा एक यूज आईसीटी के अंडर नहीं आता। इट शिफ्ट्स द आउटलुक ऑफ द लर्नर फ्रॉम हार्ड वर्क टू स्मार्ट वर्क, हाँ बिल्कुल सही बात है कि हार्ड वर्क टू स्मार्ट वर्क पे पहुंचाता है। जरूरी नहीं है कि आप पूरी मेहनत से कुछ बनाते रहें, आप एक पिक्चर का भी यूज कर सकते हैं, समझ में आ जानी चाहिए बस बात। इट हेल्प्स अ टीचर टू टीच क्रिएटिवली, हाँ आप नए नए तरीकों से नई नई वीडियोस दिखा के, आप पिक्चर्स दिखा के, आजकल तो 3D मॉडल्स में पता नहीं क्या क्या आ गया है, तो आप क्रिएटिवली सिखा सकते हैं बच्चे को, इस बात में कोई भी दोराय नहीं है। फिर आता है इट मेक्स टीचिंग लर्निंग मोनोक्रोमेटिक, ये बात गलत है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, सिंगल कलर वाला, है ना। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है बस एक ही रंग बचेगा टीचिंग लर्निंग में, यानी बेरंग हो जाएगी टीचिंग लर्निंग, या एक बोरिंग हो जाएगी अगर मैं कहूं तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि ये मल्टी कलर बनाएगा या कलरफुल बनाएगा, इंटरेस्टिंग बनाएगा जो आईसीटी है पढ़ाने को और सिखाने को। ऐसा नहीं है कि ये रंग छीन लेगा और कोई एक ही तरह का तरीका या एक ही रंग से पढ़ाई होगी, ऐसा नहीं है, या मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। इट एक्सपीडिएट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, हाँ ये संसाधनों में बंटवारे में तेजी लाता है कि संसाधन जो है अलग अलग तरीके से यूज हो सके, यूटिलाइज हो सके। तो सी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है यहाँ। आगे बढ़ेंगे क्योंकि डज नॉट लिखा हुआ था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा कहां पर, पोल सेक्शन में। चूज द स्टेटमेंट विच बेस्ट डिस्क्राइब्स आईसीटी इन एजुकेशन, यानी आप एक स्टेटमेंट चूज करिए जो आईसीटी को डिस्क्राइब करता है बेस्ट तरीके से, सबसे अच्छा वर्णन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कौन सा एक ऑप्शन करेगा, ये हमसे पूछा है। फटाफट से बताइएगा फिर ही हम बढ़ेंगे आगे। क्या कहते हो बताइए, आंसर कीजिए। डी ऑप्शन लाइक एक बार। अगर हम बात करें, देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा कि बेस्ट तरीके से। आप लोग कितने लोग कह रहे हैं, सी 52%। चलो देख लेते हैं। आईसीटी मेक्स यंग लर्नर्स लिथार्जिक, बोरिंग बना देता है, उनको सुस्त बना देता है, ऐसा कहना गलत होगा, ये तो एक्टिव बनाएगा। आईसीटी एक कॉस्ट एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, जरूरी नहीं है हम इसको कॉस्ट इफेक्टिवली भी यूज कर सकते हैं, बट बात हो रही बेस्ट किस तरीके से डिस्क्राइब हो सकता है। चलो ये हो भी तब भी ये बेस्ट तरीका नहीं हुआ आईसीटी को डिस्क्राइब करने का। आईसीटी मेक्स टीचिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव, ये बात बिल्कुल सही है कि आईसीटी के यूज से बेशक वो कई बार महंगी पड़ सकती है, बट जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, वो प्रभावी बनती है, वो बेहतर बनती है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। डी ऑप्शन क्या है, आईसीटी एक्ट्स एज अ लाइबिलिटी फॉर क्रिएटिंग डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम एटमॉस्फेयर, कि आईसीटी कक्षा के वातावरण में विविधता पैदा करने के लिए एक दायित्व के रूप में कार्य करती है ना। यानी लाइबिलिटी है, एक लाइबिलिटी नहीं है, ये एक रिसोर्स है जो जिससे बच्चा एक्टिवली सीख पाएगा, लर्निंग टीचिंग लर्निंग बेहतर हो पाएगी, इंटरेस्ट आ पाएगा। तो सी ऑप्शन ही सही था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, यानी निम्नलिखित में से कौन सी एक पहली भाषा की विशेषता
नहीं है? बताइएगा एक बार फटाफट से। तो पहला ऑप्शन है इट डज नॉट रिक्वायर ग्रामर रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस, यानी इसमें व्याकरण और नियमों की आवश्यकता नहीं होती। किसमें? पहली भाषा में। हाँ ठीक बात है भाई, जब आप अपनी मदर टंग सीख रहे हैं, जो भी भाषा आपने पहली बार सीखी होगी, अपने घर से सीखी होगी, अपने आसपास के माहौल से सीखी होगी, ग्रामर की बुक थोड़ी ना पकड़ाई थी आपको, व्याकरण की किताब थोड़ी ना पकड़ाई थी, आप ऐसे ही सीख गए थे बोलना। तो ये बात तो सही है, बट सही है तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि नॉट पूछा है हमसे। द मेन फोकस इज ऑन कम्युनिकेशन। हाँ, मुख्य रूप से जो बिंदु होता है वो होता है संचार, यानी कम्युनिकेट करना। आप अपने आसपास अपने बड़ों को बात करते हुए सीख देखते हैं और आप भी सीख जाते हैं। ठीक, तो ये बात भी सही है, बट गलत क्या है वो पूछा है हमसे। फिर आता है सी ऑप्शन, इट इज इंस्टिंक्ट एंड अ नेचुरल प्रोसेस। इंस्टिंक्टिव है यानी सहज और एक प्राकृतिक प्रक्रिया। हाँ बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। इंस्टिंक्ट आप अपने आप सीख जाते हैं, इसमें कोई आपको किताब लेकर के बिठा करके सिखाता नहीं है बोलना, है ना, चाहे तुतला करके बोले, बट आप अपनी भाषा अपने एनवायरमेंट से एक्वायर करके बोलना शुरू कर देते हैं। डी ऑप्शन है इट कैन बी टॉट इन फॉर्मल टीचिंग सिचुएशन ओनली, कि यानी सिर्फ इसको फॉर्मल टीचिंग सिचुएशन में ही सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, औपचारिक शिक्षण स्थिति में ही। ये कहना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि ये सबसे पहले इनफॉर्मली ही सीखी जाती है। फॉर्मली आप सिखा दीजिए बाद में। हिंदी मान लीजिए मैंने अपने घर में सीखा बोलना, वो हिंदी मेरी और बेहतर हुई, एलीट बनी, या ज्यादा मैंने उसको व्यवस्थित रूप से सीखा है, या उसके जो रूल्स हैं नियम हैं उनको अच्छे से सीखा है स्कूल जाके या व्याकरण पढ़ के। लेकिन वो जो बोलना सीखा या उस भाषा का जो ज्ञान सबसे पहले हुआ वो मुझे इनफॉर्मली हुआ, मेरे घर से हुआ। यानी जो भी आपकी मातृभाषा होती है, जो भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उसमें ये नहीं कह सकते हम कि सिर्फ फॉर्मल टीचिंग में सिखाई जाएगी, बल्कि फॉर्मल टीचिंग तो बाद में आती है। वो तो आप सबसे पहले इनफॉर्मल मतलब घर के माहौल में, लाइफ नॉर्मल माहौल में आप सीखते हैं, ना कि स्कूल सेटिंग्स में या किसी इंस्टीट्यूट जाकर के। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, चूज द मोस्ट फेवरेबल स्टेटमेंट अबाउट सोशल साइंस, यानी सबसे बेहतर या अनुकूल कथन चुनना है सामाजिक विज्ञान के विषय में। देखिएगा, इट डज नॉट, ये सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी आजकल इंक्लूड हो रही है इस तरह के क्वेश्चंस में ना। इट डज नॉट फोकस ऑन होमोजेनिटी, यानी ये एक रूपता पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, मतलब सिर्फ एक ही तरह से सिखाना, एक ही तरह से सीखना कह सकते हैं। इट इज सब्जेक्टिव, बिल्कुल सही बात है, व्यक्तिपरक है। इट प्रमोट्स दी फाउंड, बट एट टाइम्स व्यक्तिपरक नहीं होगा, कई बार ऑब्जेक्टिव होता है कि ये हुआ था, ये है, ये ऐसा है। इट प्रमोट्स द फाउंडेशन फॉर एन एनालिटिकल एंड क्रिएटिव माइंडसेट। इट इज नॉट कंसर्न्ड विद डाइवर्स कंसर्न्स ऑफ द सोसाइटी। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है, चलो डी को तो हटा देते हैं, ये तो नेगेटिव है। इसके अलावा बाकी के तीनों ऑप्शन सही लग रहे होंगे आपको, ठीक है, तीनों ही बातें ठीक हैं, कुछ भी ऐसा गलत थोड़ी कह रहे हैं। लेकिन जो सबसे सही या एप्रोप्रिएट मोस्ट फेवरेबल स्टेटमेंट है, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है और उसकी कॉग्निटिव स्किल्स बेहतर होंगी, वो है सी ऑप्शन, इट प्रमोट्स द फाउंडेशन फॉर एन एनालिटिकल एंड क्रिएटिव माइंडसेट। यानी यह एक विश्लेषणात्मक और रचनात्मक मानसिकता की नींव को बढ़ावा देता है कि बच्चा क्या होगा, एनालाइज कर पाएगा, अच्छा हिस्ट्री में क्या हुआ था, पॉलिटी में क्या है, ज्योग्राफी में क्या हो रहा है आसपास, कुछ नया सोच पाएगा, मतलब एनालिसिस कर पाएगा चीजों के बीच में। तो बेस्ट ऑप्शन सी है, क्योंकि सबसे ज्यादा भला जो है बच्चे का वो सी ऑप्शन में ही हो रहा है। तो सिंपल सा फंडा है, जहां बच्चे का सबसे ज्यादा भला है वही सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। कल मैच का व्लॉग जो है आपको हिमांशु सिंह चैनल पे मिल जाएगा, मुझे याद आ गया है ना, आज ही मिलना था बट हो गया, थोड़ा सा उसमें समय लग गया एडिटिंग में। टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर्ड, पढ़िएगा एक बार। अब ईवीएस का एक क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है कि जो टेक्स्ट बुक है ईवीएस की, जो टेक्स्ट बुक है आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज की, पर्यावरण अध्ययन की, वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है सो दैट द चिल्ड्रन लर्न बाय डैश एंड नॉट बाय डैश। बताइएगा एक बार। अगर हम बात करें टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन की जो किताब है, वो बाल केंद्रित है, बच्चों को सेंटर में रख के बनाई गई है, इजी लैंग्वेज है, उनके ही उदाहरण है, ऐसी ही स्टोरीज हैं, ठीक। सो दैट द चिल्ड्रन लर्न बाय डैश एंड नॉट बाय डैश, जिससे कि बच्चे कैसे सीखें, थियरी से सीखें, रिसर्च से सीखें, एक्सप्लोरेशन से सीखें, एक्टिव होकर के सीखें, एंड नॉट बाय रोट लर्निंग। रोट लर्निंग से सीखने की बजाय वो क्या करें, अन्वेषण करके सीखें, यानी एक्टिविटी करके सीखें। इतनी सारी एक्टिविटीज हैं आपकी इस बुक में। अगर आपने ईवीएस की बुक पढ़ी है, कोई किसी को तो नोट्स भी चाहिए थे ईवीएस के, तो मैं एक बार टेलीग्राम पे फिर से शेयर कर दूंगी सीटेट के लिए, मैंने पहले भी किया हुआ है, आप डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। बाय एक्सप्लोरिंग एंड नॉट बाय रोट, रोट होता है रट्टा, एंड नॉट बाय रोट लर्निंग, ठीक है, ताकि बच्चे अन्वेषण यानी खोज करके सीखें, आसान भाषा में इसको खोज कह सकते हैं, ठीक है भाई। हिंदी तो लाइन के नीचे लिखी जाएगी ना और इंग्लिश लाइन के ऊपर, खोज करके सीखें न कि रट कर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज में।
भाई ऐसी बुक किस लिए बनाई गई है चाइल्ड सेंटर, ताकि बच्चे एक्टिव होकर के सीखें रटने की बजाय। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डैश एम्स टू प्रोवाइड यंग पीपल विद एक्यूरेट age appropriate and culturally relevant information, promote healthy attitudes and develop skills to enable them to respond to real life situations effectively। यानी किस चीज का एम है कि यंग बच्चे जो हैं, छोटे बच्चों को एक्यूरेट और एज अप्रोप्रिएट, जो उनकी एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट हो, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, हेल्दी एटीट्यूड उनके दिमाग में चीजों को लेकर के डेवलप हो, स्किल्स उनकी बेहतर तरीके से डेवलप हो, रियल लाइफ सिचुएशन से वो इफेक्टिवली डील कर पाए। तो ये किस तरह की एजुकेशन है जो युवाओं को सटीक, यानी यहाँ यंग का मतलब युवाओं से है, कई बार यंग का मतलब बच्चों से होता है, डिपेंड करता है कैसे पूछा है क्वेश्चन में। तो डैश का उद्देश्य युवाओं को सटीक, आयु उपयुक्त और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक जानकारी देना है, स्वस्थ दृष्टिकोण को, यानी उनका एटीट्यूड बेटर बने, ऐसा ना हो वो कहीं क्योंकि ये ऐसी अवस्था है जो बहुत ही डेलिकेट है ना, जहां से आपकी आइडेंटिटी किसी से किसी तरफ जा सकती है। हो सकता है आपको गलत डायरेक्शन अगर दे दी जाए तो ब्रेन वॉश करके आपको एक टेररिस्ट भी बनाया जा सकता है और आप एक बहुत ही अच्छे नेशन के लिए कारगर इंसान भी बन सकते हैं। तो ये एडोलेसेंस एजुकेशन हम इसको कहेंगे, ए ऑप्शन, यानी किशोरावस्था की शिक्षा। जो टीन एज है वो बहुत ही डेलिकेट एज है। आप देखते हैं कितने लीडरशिप स्किल्स और जो क्रांतिकारी हैं या फिर इवन जो नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं वो इसी एज में लोग ब्रेन वॉश हो पाते हैं या तो फिर किसी एक सही डायरेक्शन में जा पाते हैं। तो एटीट्यूड इस एज में बहुत ज्यादा आपका फॉर्म होता है। तो ये हुआ ए ऑप्शन, ठीक है। अडल्ट जुवेनाइल ये सब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, आसान क्वेश्चन है, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज कैन हेल्प प्राइमरी चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड ईवीएस बेटर बाय। यानी यदि हम पेरेंट्स को क्लासरूम में लाएं, कम्युनिटी रिसोर्सेज को, कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या है, किसी बच्चे के पेरेंट हो सकते हैं, फार्मर हो एक, तो किसान के बारे में अगर आपको सिखाना है तो आप किसी के पेरेंट्स को बुला सकते हैं। दूसरे बच्चे के पेरेंट हैं, कोई ट्रक ड्राइवर हैं, किसी के अगर डॉक्टर हैं, किसी के टीचर हैं, तो आप उनको ला करके रियल लाइफ एग्जाम्पल से सिखा सकते हैं। इसको हम कम्युनिटी रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हेल्प मिलती है प्राइमरी बच्चों को सीखने में क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल उनके सामने आएगा। तो बेटर होता है बाय टेलिंग देम टू प्ले इंडोर्स, घर में रह के खेलने से नहीं, एक्स्ट्रा होमवर्क जी नहीं। इससे क्या होगा, कम्युनिटी रिसोर्स या पेरेंट्स को लाने से बच्चे रियल लाइफ एक्टिविटीज में एंगेज होंगे। उनको पता लगेगा कि सच में एनवायरमेंट में एक डॉक्टर कैसे काम करते हैं, हॉस्पिटल में, या एक किसान कैसे काम करता है अपने खेत में। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस उनको सुनने को मिलेंगे। वो क्या बन जाएंगे, संसाधन बन जाएंगे जो बच्चे के पेरेंट्स हैं। अलग अलग बच्चों के पेरेंट्स को यहाँ पे यूज किया जा सकता है। रिसर्च प्रोजेक्ट्स देने का कोई यहाँ ऐसा खास संबंध था नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड, नॉट पे ध्यान दीजिएगा, नॉट एक्सेप्टेड एज अ टीचर्स रोल इन एनकरेजिंग क्रिएटिव एक्सप्रेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। यानी निम्नलिखित में से किसके बीच रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलता, एक शिक्षक की भूमिका में कौन सी एक चीज ठीक नहीं है आपके अनुसार, किस चीज को स्वीकार नहीं किया जा सकता एज अ टीचर, ये पूछा है सिंपल भाषा में। सूटेड टू देयर लाइकिंग, जो उनकी लाइकिंग के अनुसार बने चीजें, मतलब बच्चों के क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए जो बच्चों को इंटरेस्ट हो जिस चीज में वो आप कराएं, हाँ ये तो अच्छी बात है, ये तो सूट करेगा। फिर है अलाउइंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर, यानी छात्रों को अन्वेषण करने देना, बिल्कुल ठीक है। बच्चा यहाँ भी एक्टिव है, बच्चा यहाँ भी एक्टिव है, इंटरेस्ट लेगा। अगर उनकी लाइकिंग के अनुसार आप कोई एक्टिविटी चूज कर रहे हैं तो चाइल्ड सेंटर्ड बन जाएगी, ठीक है। शाउटिंग एट देम फॉर देयर अनयूजुअल आइडियाज, अगर वो कुछ डिफरेंट सोच रहे हैं तो उन पर चिल्लाना, बच्चों को रेप्रीमेंड करना, उनको धमकाना, उनको फटकार लगाना, इससे ज्यादा खराब बात और कोई यहाँ एज अ टीचर नहीं हो सकती। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अलाउइंग देम टू फॉर्म देयर ओन ग्रुप्स, ये सब एक्टिव है बाकी बच्चों। सिर्फ एक बात नेगेटिव है जो कि सी है, और ये बिल्कुल भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ नहीं जा रही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार, जवाब दीजिएगा पोल में। क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रॉम द गिवन एक्टिविटीज चूज द बेस्ट एक्टिविटी इन विच द चाइल्ड विल बी एबल टू डेवलप हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स। यानी कि निम्नलिखित गतिविधियों में से एक गतिविधि चुनिए जिसमें स्थानिक अवधारणाओं की अपनी समझ बच्चा विकसित कर पाएगा। स्थानिक समझते हैं, स्पेशल कॉन्सेप्ट, स्पेशल का मतलब है स्पेस से संबंधित, स्पेस मतलब स्थान को लेके समझ उसकी, है ना। देखिए एक बार, अगर हम बात कर रहे हैं स्पेशल कॉन्सेप्ट्स की, तो जो स्थानिक समझ है वो कैसे डेवलप होगी बच्चे में, रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, यानी संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना। तो इसमें स्पेशल कॉन्सेप्ट कहाँ है, ये एक लाइन है 1 2 3 4, इसमें कुछ स्थान से संबंधित कुछ क्रिएटिव हुआ ही नहीं। ऑब्जर्विंग द सनराइज टाइम, ये तो फिर टाइम रिकॉर्ड करने से रिलेटेड हो गया। लोकेटिंग सिटीज ऑन मैप, ये बात सही है क्योंकि इसमें मैप का, स्थान का, मानचित्र का यूज हो रहा है, यानी दिशाओं का ज्ञान और ये सारी चीजें होंगी। अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर्स, अगर हम बात करें आपके आर्किटेक्ट्स, अगर हम बात करें कार्टोग्राफर्स जो नक्शा बनाते हैं, इन सब में स्थानिक बुद्धि पाई जाएगी, स्पेशल इंटेलिजेंस, क्योंकि इनको स्थान यानी शेप और साइज का इनको आइडिया होता है, चाहे वो स्कल्पचर एक मूर्तिकार ही क्यों ना हो। ड्राइंग, मेकिंग अ रंगोली, ओ एक सेकेंड, ये लोकेटिंग सिटीज ऑन अ मैप,
क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ते हैं। फ्रॉम द गिवन एक्टिविटीज चूज द बेस्ट एक्टिविटी इन विच द चाइल्ड विल बी एबल टू डेवलप हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स। डेवलप होगी इसमें तो जो है वो पहचानने वाला काम आएगा। सिर्फ शहरों को अगर आप लोकेट कर रहे हैं मैप देख करके, दैट मीन्स कुछ हद तक मानेंगे स्पेशल एक्टिविटी ये है, बट इसमें आपकी रिकॉग्निशन की पावर ज्यादा यूज हो रही है। डेवलप सबसे ज्यादा होगी ड्राइंग मेकिंग अ रंगोली। जब आप एक रंगोली खुद से बना रहे हैं, दैट मीन्स अगर आप कोई शेप दे रहे हैं तो आपका खुद का स्थानिक समझ, क्योंकि आप बना रहे हैं उस चीज को, है ना। कोई भी अगर आकार बना रहे हैं तो वो आपको पता है कि कैसी शेप है, कितना कौन सा रंग कहाँ डालना है, तो स्थानिक बुद्धि आपकी डी ऑप्शन में यहाँ ज्यादा डेवलप होगी सी के बजाय। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर, तो इसको ठीक कर लेना, सी नहीं होगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्योंकि उससे ज्यादा एक्टिव बच्चा डी ऑप्शन में था। डैश रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच वी लर्न अबाउट द कल्चर इन विच वी लिव। किस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से हम उस संस्कृति के बारे में सीखते हैं। यानी आप भारतीय संस्कृति में अगर रहते हैं तो आपने अगर ये कल्चर को एक्वायर किया है, सीखा है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे कि आप किसी कल्चर को एक्वायर कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्या। आप लोग पहले पोल में जवाब दीजिए, मैं तभी उत्तर दूंगी। विसंस्करण यानी डीकल्चरेशन। डीकल्चरेशन होता है जो आपने सीखा उसको आप हटा रहे हैं, तो डीकल्चरेशन तो हो नहीं सकता, यहाँ तो सीखने की बात हो रही है। डीसंस्कृताइजेशन ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है कि असंस्कृतिकरण। प्री वर्जन ऐसा भी कुछ नहीं है। एनकल्चरेशन बोलते हैं इसको। एनकल्चरेशन मतलब आप उस कल्चर में जा रहे हैं, ढल रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये एक तरह से एनकल्चरेशन जो है सोशलाइजेशन की प्रोसेस हो गई। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। इसमें ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी मिक्स हो गई है, मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, है ना। ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट सा सेशन बन गया है। और देखो एक बार, फॉर टीचिंग ऑफ ईवीएस, अगर आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं, यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप पे ले जा रहे हैं बच्चों को, आप ले जा रहे हैं, मान लीजिए कहाँ ले जाएंगे, लोटस टेम्पल ले जाइए, है ना, या अक्षरधाम ले जाइए, कहीं और ले जाइए, हड़प्पा की खुदाई दिखाने ले जाइए, कुछ और दिखाई दीजिए। फॉर प्लांट स्टडी, अच्छा प्लांट स्टडी के लिए तो आप किसी गार्डन में या कहीं भी ले जा सकते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू डज नॉट कम्स अंडर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस फील्ड ट्रिप। तो एक उद्देश्य सेट किया होगा आपने कि बच्चे प्लांट्स के बारे में जानेंगे, वो कैसे डेवलप होते हैं, कौन से प्लांट की क्या विशेषता होती है, कैसी पत्तियां दिखती हैं, इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य आपने सेट किए होंगे कि आप कहीं लेके जा रहे हैं तो बच्चा सीख के क्या आएगा। तो कौन सा एक ऑब्जेक्टिव फील्ड ट्रिप का नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है एम्बिग्विटी ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी सीन, यानी उनके वर्गीकरण के दौरान अस्पष्टता देखी गई विविधता के आधार पर। इसको ऐसे समझेंगे कि बच्चों में जो है अस्पष्टता पैदा कराएंगे आप, कि वो क्लासिफाई ही ना कर पाए। अलग अलग प्लांट्स अगर उन्होंने डाइवर्सिफाइड देखे हैं तो वो क्लासिफाई ना कर पाए कि ये नीम का पेड़ है या पौधा है, ये पीपल का है, ये इसका है, वो क्लासिफाई ही ना कर पाए, अस्पष्ट हो, एम्बिगुअस हो, कंफ्यूज हो इस चीज के बारे में। तो ये तो बिल्कुल भी फील्ड ट्रिप का उद्देश्य नहीं हो सकता, बल्कि एम्बिगुअस होने की जगह पे क्या होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए उनको, तो ये चीज, तो इसलिए आंसर यही हो गया, क्योंकि यहाँ पे नॉट लिखा था कि कौन सी एक चीज फील्ड ट्रिप दिखाने के उद्देश्य के अंदर नहीं आती। बाकी तीनों चीजें क्या हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फैमिलियर प्लांट्स, जिन प्लांट्स के वो नाम जानते हैं उनको वो आइडेंटिफाई कर पाए, ये तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होगा, तभी तो लेके जा रहे हैं। रिकॉल द डिफरेंसेस, शेप साइज में क्या डिफरेंस है, पैटर्न में क्या डिफरेंस है, कौन सा पत्ता डिफरेंट होता है, ये सब भी ठीक है। ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग दी डिफरेंसेस इन देयर एक्सटर्नल फीचर्स, जो बाहरी फीचर्स हैं किसी प्लांट के, उनको वो रिकॉर्ड करके उनको पता हो कि ये वाले पत्ते में या ये वाले पौधे में ये अंतर है, इसमें ये अंतर है, इसमें ये विशेषता है, इसकी ये खासियत है, इसका ये है, ये है। बट ये नहीं हो सकता कि वो वर्गीकृत ही ना कर पाए या अस्पष्ट या कंफ्यूज हो जाएं अलग अलग पौधों को देख करके, इसलिए आप फील्ड ट्रिप नहीं करा रहे हैं, ये उद्देश्य नहीं हो सकता फील्ड ट्रिप का। क्लैरिटी शुड बी द ऑब्जेक्टिव बट नॉट द एम्बिग्विटी अबाउट द प्लांट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बढ़ेंगे, बस इतना ही रखेंगे।